वेलकम टू माय चैनल। कहानी बड़ी बहू। देवकी इस घर की 7 बहू में सबसे बड़ी थी। शादी के बाद पहली बार सास से मुलाकात हुई तो सास के पैर धोने की रस्म अदायगी के समय उसने सास के फटे पैरों को देखकर मुँह बिचकाते हुए मन ही मन खुद से पूछा, किस जन्म का पाप धो रही हो देवकी? लगता है तेरा नसीब ही खराब है। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। सास से उसकी यह व्यथा न देखी गई और उसने उसे बड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। देवकी खुद भी अपने घर की अकेली लड़की न थी। हाँ, 4 भाई बहनों में वह भाइयों में छोटी जरूर थी, लेकिन उससे छोटी उसकी एक और बहन थी। घर में माता पिता की प्यारी दुलारी बेटी, वह भाई बहनों की बिगड़ेल बहन थी। शादी से पहले तक उसके सारे काम राधा ही करती थी। यद्यपि शादी ब्याह के इस समय अवसर पर उसकी सास कांति ने नए कपड़े अवश्य पहने थे, लेकिन घर गृहस्थी के काम में मगन सास के कपड़ों से उसे फिर भी गोबर और गोमूत्र की बदबू सी आ रही थी। सांस भेंट के पश्चात जैसे ही देवकी ने ससुराल में कदम रखा तो 6 देवरों और 2 नंदों को एक साथ देखकर उसका सर चकरा गया। वह सोचने में पड़ गई कि यह कोई घर है या पूरा का पूरा गांव एक ही घर में बस गया है। सास ने एक एक कर देवकी से अपने बच्चों का परिचय करवाया। सबसे बड़ा देवर देवकी से उम्र में 2 साल बड़ा था, जबकि सबसे छोटे को अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए होंगे। देवकी यह देखकर हैरान और परेशान थी। वह समझ गई थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इतने बड़े घर के लिए चाय बनाने का मतलब था कि चाय पीने के बाद दर्जन भर गिलास जूटे होंगे। यदि नाश्ते के लिए रोटी बनानी पड़ी तो एक बार में कम से कम 4 सेर आटा तो गूंदना पड़ेगा। चूल्हे पर इतनी रोटियां बेलते बेलते उसकी क्या हालत होगी, इस बात का अनुमान लगाते ही उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। शादी के बाद दिन का भोजन हुआ और धीरे धीरे मेहमान लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। शाम तक खास मेहमान ही घर पर रुके थे। भिखूराम ने सोचा घर में पहला पहला कारिज हुआ है, अभी पंडित जी की विदाई भी नहीं हुई थी, इसलिए भिखूराम ने लगे हाथ पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा बाँचने के लिए कहा। पंडित जी ने भी अपनी दक्षिणा का गणित लगाया और मुनाफे के मंसूबे के साथ शाम को लगे हाथ कथा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया। कथा के बाद पंडित जी ने सभी भक्तों को चरणामत व उसके बाद महाप्रसाद वितरण किया। नई नई बहू के आंचल में पंडित जी ने अपने हाथों से पूजा के फलों में से एक सेब रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू रानी दूधो नाओ पूतो फलो। यह सेब आप अब अकेले ही खाना, भगवान सत्यनारायण की कृपा तुम पर बनी रहेगी तो अगले वर्ष तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। देख लेना, 1 वर्ष बाद मैं खुद आपके बेटे का नामकरण करने खुद ही पहुंच जाऊंगा। आज तक इस घर के मालिक को दिया गया मेरा कोई भी वरदान कभी व्यर्थ नहीं गया है। चाहो तो भिखूराम और कांति देवी से पूछ लो। पंडित जी के मुख से यह बात सुनकर देवकी ने शर्माकर पल्लू से अपना मुंह ढक लिया। सास ने बहू के मन की बात को भांप लिया और इसके बाद वे दोनों पूजा स्थल से उठकर रसोई की ओर चली आई। रात का भोजन तैयार था। सभी मेहमानों और परिजनों के भोजन किया और इसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली हर जगह वहीं सब पसर गए। इतने बड़े परिवार में दूल्हा दुल्हन के लिए शादी की पहली रात के लिए भी इस घर में जगह नहीं थी। कांति देवी ने भिखूराम से दिन में ही सलाह कर ली थी कि बहू और बेटे का सोने का इंतजाम गौशाला में ही करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। भिखूराम ने कांति देवी की कही बात पर मुहर लगा दी। तो भोजन के बाद कांति ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, अरियो सत्तो, जाकर अपनी भाभी को गौशाला तक छोड़ा जा। बेचारी सुबह से थकी हुई होगी, अब इसे आराम कर लेने दो। सत्तो ने माँ की बात मानते हुए भाभी को साथ लिया और उसे घर से 200 गज की दूरी पर स्थित गौशाला तक छोड़ने चली आई। तभी रास्ते में सत्तो को जस्सो मिल गई। जस्सो रिश्ते में सत्तो की भाभी लगती थी। जस्सो ने मजाकिया अंदाज में सत्तो से कहा, अरे तू कहाँ भैया भाभी का बिछोना बिछाएगी, यह काम तो भाभी या सालियों का होता है। जा तू घर जा, मैं खुद अपनी बहन को गौशाला तक छोड़ आती हूँ। सत्तो की उम्र अभी 10-11 वर्ष ही रही होगी, इसलिए वह जस्सो की यह बात न समझ सकी और आधे रास्ते से ही घर वापस चली आई। गौशाला पहुंचकर जस्सो ने धीरे से गौशाला की किवाड़ खोले। गौशाला के अंदर घुसते ही सामने बड़ी भैंसिया ने अपनी जगह से खड़े होकर नई नई दुल्हन की ओर देखा और उसे जोर जोर से सूंघना शुरू किया। उसकी देखा देखी में बैलों की जोड़ी भी नई बहू के सम्मान में खड़ी हो गई। तान पर बंधी 4-5 बकरियां भी नए आंगुंत को देखकर मिमियाने लगी। जस्सो ने आले में रख दिया
दिया जलाया और इसके बाद देवकी से कहा, तू तो बड़ी खुशनसीब है बहन, गौशाला में ही सही कम से कम शादी की पहली रात चैन से तो गुजर पाएगी। रुक, मैं अभी खटिया में पड़े इस बिस्तर को ठीक कर देती हूँ। खाट पर बकरी के दो नन्हे बच्चे बिस्तर पर अपनी नींद में मस्त थे। जस्सू ने देवकी की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, देख रही हो बहन, इनको क्या पता कि अब यह नई दुल्हन का बिछोना है। यह कहकर उसने उन छोनों को धकेल खाट के नीचे डाल दिया। गौशाला से गोबर और गोमूत्र की वही गंध आ रही थी जो देवकी की सास कांति के कपड़ों से आ रही थी। देवकी समझ गई कि सास ने अब अपना पुराना ठौर बदलकर उसे बहू के हवाले कर दिया है। कुछ देर में ही जस्सू ने देवकी को उसके सास ससुर और देवर नंदों के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। आधे घंटे बाद जसकरण भी उन्मुक्त सांड की तरह गौशाला में पहुंच गया। जसकरण ने देवकी के साथ सत्तो को गौशाला की ओर आते देख लिया था। सत्तो को घर पर देखकर उसने सोचा शायद वह देवकी को गौशाला में छोड़ आई होगी। उसे मालूम न था कि देवकी के साथ जस्सू भी गौशाला में पहुंची है। जसकरण की पदचाप सुनकर जस्सू ने जानबूझकर गौशाला का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। क्रमशः कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में।